सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। तो लेट्स सी, आज तीन ही टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी कंटेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो एंड डीबीटी एग्रीमेंट के ऊपर है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में ये एक टॉपिक है। एंटी डिफेक्शन लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, इस पर काफ़ी अच्छे आर्गूमेंट्स दिए गए हैं। बाकी पहले हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन किया है। क्लाइमेट फाइनेंस एंड कार्बन मार्केट कंटेक्स्ट में, और एक टॉपिक और भी है, मतलब एक बजट डेफिसिट के कंटेक्स्ट में। और फिर आज सैटरडे है तो ऐसे का टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो दैट विल आल्सो बी देयर। तो ये सारे टॉपिक्स एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड टुडे आई एम ट्रैवलिंग ऑल्सो। कुछ भी चीज़ें अभी होल्ड में अगर हैं तो आपको मंडे से मिलना स्टार्ट में हो जाएगा। और है ना, जो भी कुछ लेक्चर्स और जो भी चीज़ें बची हैं वो मंडे से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आपको फॉलो करना है। एंड अगेन नोट्स अपने प्रिपेयर करने। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे टॉपिक, जैसा मैंने आपको कहा कि हर सैटरडे को आई प्रोवाइड यू ऐसे टॉपिक। तो टेक्नोलॉजी विल टेक अस टू यूनिवर्स एंड यूनिवर्स विल टेक अस टू नोवेयर। अब इसमें बहुत मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है, बट बहुत आपको सोच के लिखना है। मतलब 1000 शब्द पहली चीज़ तो लिखना है। यू हैव टू राइट अराउंड 1000 वर्ड्स। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, निबंध लिखने का कोई रूल और तरीका नहीं है। आपको सबसे पहला जो काम आना चाहिए वो ये है कि आपका माइंड डिफरेंट डायरेक्शन में सोचे। दूसरी चीज़ आपको आना चाहिए कि आप उस सोची हुई चीज़ों को लिख सको। ये चीज़ सबसे पहले आपको डेवलप, अगर आप ये नहीं है फिर कैसे प्रेजेंट करना है वो सब फिर सेकेंडरी हो जाता है। पहले आपका माइंड सोचे, और माइंड सोचने के साथ साथ आप लिख भी सको, एक भाषा भी आपकी हो, ऐसा आपको इंश्योर करना है। और इसके लिए आप जो ऐसे का कोर्स चल रहा है उसका आप हिस्सा बनो। टोटल 50 ऐसे हैं, तो ये ध्यान में रखना। 5 ऐसे हो चुके हैं, और हर 5 के बाद हम लोग लेक्चर करके और कुछ स्ट्रैटेजीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना है आपको। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल जो है सौरभ पांडे, इस पर आपको इस सेशन का पीडीएफ और सौरभ पांडे यूपीएससी.com वेबसाइट के अंदर भी आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगी। ये कोर्स है करंट अफेयर्स का अल्टीमेट कोर्स है। अगर आपने करंट अफेयर्स को लगभग 1.5 साल 2 साल का कवरेज नहीं किया है तो ज़रूर से इस कोर्स से जुड़ना है। इसमें द हिंदू का भी कवरेज रहेगा, साथ में योजना, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, physics.org, मेंस क्वेश्चन कंपाइलेशंस जो हैं ये सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। और लास्ट में मैं आपको प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करूँगा। एक ये कोर्स और टेस्ट सीरीज़, दो चीज़ें आपके लिए मस्ट हैं। जुड़ने के लिए कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर सौरभ पांडे यूपीएससी.com वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑल कोर्सेस हैं, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी लास्ट में आपसे डिस्कस करता हूँ। पहला टॉपिक देखते हैं, इसरो डीबीटी साइन एग्रीमेंट टू कंडक्ट बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट इन स्पेस स्टेशन। देखो, टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन है वो तेज़ी से बढ़ा है, और हर एक आयाम, हर एक एस्पेक्ट में बढ़ा है। और ख़ास तौर से आप स्पेस टेक्नोलॉजी में चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी मिलकर सर्टेन चीज़ें देखी जा रही हैं। ख़ास तौर से कि क्या जो एक प्रकार से वी कैन से कि क्या लाइक सर्टेन चीज़ें, जैसे कुछ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है कि क्या लाइफ सस्टेन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, यूनिवर्स में अगर चीज़ें रन होती है तो क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं, दैट हैज़ टू बी सीन। तो यहाँ पे जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डीपीटी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वो भारतीय अंतरिक्ष जो स्टेशन बन रहा है उस पर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना, सर्टेन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना। और यहाँ पे ये लगभग जो ये अंतरिक्ष है ये 2028 से 2035 के बीच में बनेगा। इसमें काफ़ी सारे चीज़ें हैं, जैसे जो मसल्स लॉस है वेटलेसनेस की वजह से क्या है, उसके बाद एल्गीज़ का यूज़ करके क्या न्यूट्रिशन अवेलेबल हो मतलब जैसे आप यूनिवर्स में अगर हो तो ऐसा नहीं कि आप दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हो, पराठे खा रहे हो, इस टाइप का पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे सर्टेन, मान लो एल्गीज से क्या न्यूट्रिशन अवेलेबल हो सकता है, फूड को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, और जेट फ्यूल को क्या एल्गी से बनाया जा सकता है कि नहीं है, और रेडिएशंस हेल्थ इम्पैक्ट ऑन एस्ट्रोनॉट्स। तो यहाँ पे जो रेडिएशंस हैं उनका इम्पैक्ट जो एस्ट्रोनॉट्स उनकी हेल्थ पर क्या पड़ता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट बायोटेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस की उसमें अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अभी हम गगनयान मिशन भी लॉन्च कर रहे हैं। इंडिया का पहला जो क्रूड स्पेस मिशन है वो भी 25-26 के बीच में एक्सपेक्टेड है। 3 अनक्रूड टेस्ट मिशंस हैं इससे पहले। तो यहाँ पे मतलब क्रूड का मतलब जो क्रू भी साथ में जाएगी, मतलब देयर विल बी सर्टेन क्रू मेंबर्स जो सेलेक्ट भी हुए हैं, दे विल गो गगनयान मिशन, जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 300 to 400 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से उतना वहाँ तक जो है जाएगा, और फिर
थिंग्स विल बी स्टडीड ऑल्सो, चीज़ों को समझा जाएगा, प्लस क्या हम इंसानों को स्पेस तक लेकर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो उस कैपेबिलिटी का भी एक एक्सप्लोरेशन जो है वो आपका होगा। और फिर उसके बेसिस पर हम फर्दर अपना जो स्पेस मिशन है उसको डेवलप और इन्हेंस कर सकते हैं। फिर हम मून में एंटर करने का प्रयास करेंगे, स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, प्लस जो हमारी कैपेबिलिटी है इससे हमारा रेवेन्यू भी काफ़ी जनरेट हो सकता है, क्योंकि जो ट्रस्ट है पूरा पूरा टेक्नोलॉजी पे, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। फिर बायो E3 इनिशिएटिव्स पर बहुत बार चर्चा भी हुई है, तो यहाँ पे जो बायो E3 पॉलिसी क्या है, कमेंट सेक्शन में आप लोग हाईलाइट करना। अब इसमें जो बायो मैन्युफैक्चरिंग है, बायो मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे जो भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट है उससे आप कई सारे प्रोडक्ट को बना रहे हो, जैसे वैक्सीन, कई दवाइयाँ हैं और भी जो चीज़ें हैं, तो बायो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर बढ़ाई जाए, इसकी डिमांड बहुत हाई और तेज़ी से आपका बढ़ रहा है। तो ये लगभग $300 बिलियन तक हो सकती है टू द बायो इकोनॉमी बाय 2030, ये आपका रीच हो सकता है। इनोवेशन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे एरियाज़ की अगर बात करें, हेल्थ रिसर्च, फार्मास्यूटिकल, कई जो मेडिसिन्स हैं, बायो बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके जो उसको कैसे सपोर्ट आपका करते हैं, तो यहाँ पे स्पेस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाएंगे। भारत के जो स्पेस स्टेशंस हैं, फ्यूचर स्पेस स्टेशन, उसके अंदर उसमें हेल्थ कैसे आप प्रमोट कर सकते हो, लाइक जो हेल्थ इम्पैक्ट पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि मान लो इफ़ ह्यूमन बीइंग्स आर देयर तो उनके उनके हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। बायो मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन पर भी फोकस आपका किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, आपको देखो फटाफट इनको रिवाइज कर लेना है, नोट्स आपके बन ही रहे हैं, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज एवरीथिंग। सेशन देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करना है, और अगर ऐप के अंदर क्लासेस देखते हैं तो वहाँ पे भी कोई क्वेरी है तो आपको अपना जो क्वेरी है उसको हाईलाइट करने का, आप लोग का अलग से ग्रुप बना होता है, उस पर आप सारे मैसेजिंग कर सकते हैं। शार्पन द एंटी डिफेक्शन लॉ, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, ये एक टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है। एंटी डिफेक्शन लॉ पर भी हमने काफ़ी डिस्कशन किया। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, कोई भी आर्टिकल आप अगर पढ़ते हो तो ज़रूरी नहीं कि लाइन टू लाइन पूरी चीज़ें पढ़नी, उससे देखना कि कंटेंट हमारे काम का क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि देखो कोई भी टॉपिक का 5, 6, 7 पॉइंट से ज़्यादा आपको याद नहीं रहेगा। तो शार्पन द एंटी डिफेक्शन लॉ, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, ये एक टॉपिक आपका बनता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया 1985 के अंदर, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1985 के अंदर किया गया। एंड खास तौर से देखो एंटी डिफेक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी एक पर्सन है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो टिकट से वो जीतता है और जीतने के बाद वो बाद में स्विच कर जाए, तो ये एक तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग का कंसेप्ट है, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए, और है ना, तो ये लॉ लेकर आया गया था। तो 1985 में ये लॉ लेकर आया गया था, और एम ये था कि जो पार्टी स्विचिंग है लेजिस्लेटर के द्वारा, क्योंकि बहुत सारा इसमें एक तो जो सरकार की स्टेबिलिटी वो भी अफेक्ट होती थी, कौन कहाँ चला जाए कुछ पता नहीं है, तो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न भी रहता था। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी मेंटेन करना था, और ऐसे एमएलएज एमपीज जो भी हैं कि ऐसा स्विच करके दूसरे पार्टी में ना आपका चले जाएं, तो ये देखना, और इथिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखना, डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट को ध्यान में रखना, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको लेकर भी आया गया था। अगर कोई भी एमपी और स्टेट लेजिस्लेटर इसमें सपोज करो कि अगर वो ऐसा कोई एक्ट करता है, जैसे इसमें कई चीज़ें होती हैं, एक तो पहला कि आप अगर पार्टी को छोड़ देते हो उस केस में, अब इसमें कुछ कंसिड्रेशन जरूर से हैं कि अगर पार्टी की मर्जिंग हो रही है लगभग 2/3, है ना, कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा अमेंडमेंट है जिसके तहत ये प्रोविज़न ऐड किया गया था कि एक सर्टेन अगर फ्रैक्शन जो मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, अगर वो दूसरी पार्टी से मर्ज करते हैं तो क्या उन पर एंटी डिफेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे समझो कि एक एमएलए है, और यहाँ ना, तो एक एमएलए है, अगर एक एमएलए क्या कर रहा है कि अगर वो सपोज करो स्विच करता है पार्टी, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, एक पार्टी से दूसरी में जा रहा है। या फिर मान लो जो विप जारी किया जाता है, विप का मतलब कि जो भी पार्लियामेंट है या असेंबली के अंदर जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर होते हैं वो सर्टेन डायरेक्शन जारी करते हैं कि आपको ये वोटिंग इस पैटर्न में करनी है, और उस चीज़ को अगर कोई डिफाई करता है तो उस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। सपोज करो इन दोनों में से कोई भी चीज़ होती है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ को डिसाइड कौन करेगा, इसके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो आपकी स्पीकर की होती है। अब स्पीकर के द्वारा जब भी कोई डिसीजन दिया जाता है, अब डिसीजन ऐसा नहीं सो मोटो, यहाँ पे जनरली सामने कोई एप्लीकेशन दिया जाता है स्पीकर को, जो ऑनरेबल स्पीकर हैं फिर उस चीज़ को सुनते हैं, सुनने के बाद अपना जजमेंट देते हैं, और इसको डिस्क्वालीफाई कोई भी इंडिविजुअल उसको किया जा सकता है। यहाँ पे स्पीकर जो है वो क्या है, वो एक प्रकार से ट्रिब्यूनल का काम करते हैं। तो किहोटो हल्हन केस के अंदर ये कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इवन जो डिसीजन मेकिंग स्पीकर का है उसका भी जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है।
उसके केस में भी जुडिशियल रिव्यू का मतलब आपका डिसीजन फाइनल नहीं है, उसके खिलाफ भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो आपका अवेलेबल है। जुडिशियल रिव्यू के तहत जो भी डिसीजन मेकिंग की गई है उसको उसकी स्क्रूटनी जुडिशरी के द्वारा भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे कई ऐसे अभी केसेस हुए हैं, जैसे अभी आप देखोगे शिवसेना है 2 भागों में बट गई, शिवसेना है तो उस पर भी डिबेट चला। शिवसेना में देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें कुछ मेंबर्स आपके होते हैं कि लेजिस्लेटर्स होते हैं, कुछ आपके ओरिजिनल पार्टीज होती है, ओरिजिनल पार्टी आपके के मेंबर्स आपके होते हैं। अब यहाँ लेजिस्लेटर मतलब सपोज करो कि शिवसेना के केस में कि वो आपके महाराष्ट्र असेंबली का हिस्सा है। अब पॉइंट ये है कि अगर आप 2/3 की बात करते हो कि 2/3 अगर मेंबर्स हैं तो किसके मेंबर, ओरिजिनल पार्टी के कि लेजिस्लेटर के। तो अभी क्या है कि जो लेजिस्लेटर मतलब जो एमएलए हैं अगर 2/3 मर्ज कर जाते हैं किसी से या अलग हो जाते हैं तो उनके केस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। ये एक चैलेंज बनता है। अब इसमें एक चीज़ और कही गई कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, उस पॉलिटिकल पार्टी का को जब भी कोई रिकॉग्निशन दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो उसमें उसका संविधान पॉलिटिकल पार्टी के जो भी सीट होल्डर्स हैं उनको देखा जाता है, जो सीट होल्डर्स हैं कौन कौन से उनको देखा जाता है। तो डिबेट इस पर चलने लग गई कि ऐसे तो कोई भी ये एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या इसमें महत्व है कि अब ऐसे ही मान लो आपके 50 लोग हैं, 50 के 2/3 अलग हो गए, उससे फिर एंटी डिफेक्शन लॉ ही नहीं लग रहा है। तो पूरी चीज़ क्या हमें लेजिस्लेटर वाले हैं सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करना चाहिए, ओरिजिनल पार्टी के जो चीज़ें आपकी सबमिट की गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर उसको उसमें भी जिन्होंने भी पोजीशंस होल्ड कर रखी हैं और जो मेंबर्स हैं पार्टी के उनको भी कंसिडर करना चाहिए। फिलहाल के लिए लेजिस्लेटर एस्पेक्ट को ही कंसिडर किया जाता है, तो इसको एक ड्रॉबैक के रूप में भी जो है वो कंसिडर किया गया। अब इसमें देखते हैं लूपहोल की बात किया जाए तो 91st अमेंडमेंट 2003 के अंदर है, इस पर 2/3 जो एग्रीमेंट है मर्जर के कंटेक्स्ट में इसको ऐड किया गया। अब इनिशियली आपका 1/3 था तो 1/3 तो बहुत ही कम था। फिर इसमें देखो चैलेंजेस क्या हैं कि जो स्पीकर हैं वो डिसीजन मेकिंग नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी डिसीजन मेकिंग वो स्पीकर के द्वारा होगा। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के कंटेक्स्ट में करना उसमें बहुत डिले करना, जैसे आई थिंक मणिपुर के केस में था या कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर था तो उसमें डिसीजन मेकिंग ही नहीं हो रही थी। क्योंकि अगर सपोज करो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, अब उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के एमएलएज आके दूसरे में चले गए, अब स्पीकर जो है जिस पे चले गए उन्हीं से बिलोंग करता है तो अब वो डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो यहाँ पे क्या है कि कई एक्सटेंडेड पीरियड तक अपनी पोजीशन वो होल्ड करके रखते हैं। फिर उसके बाद विप जो कम्युनिकेट की जाती, जो डायरेक्शन दिया जाता है उसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर उसके बाद ये भी है कि अगर कई तरीके से कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ है किस तरीके से अगर मान लो कॉम्प्लेक्स इशू आते हैं तो उसमें किस तरीके से इसको एनफोर्स किया जाता है। इवन कोर्ट का भी थोड़ा हेजिटेंट रहता है कि वो ज़्यादा इंटरवेन नहीं करते, क्योंकि इससे ये भी रहता है कि कोर्ट जो है लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी को अफेक्ट करती है, मतलब कि यहाँ ये काम लेजिस्लेचर का, स्पीकर लेजिस्लेचर का हेड है, एग्जीक्यूटिव के हेड मान लो, नॉमिनल तो प्रेसिडेंट है ऑनरेबल, बट वैसे देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर है। तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का चलता रहता है, बट लेजिस्लेटिव एक्शन में जुडिशरी ज़्यादा एंटर नहीं करना चाहती कि बहुत ज़्यादा स्पीकर के एक्शन को बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज किया जाए, इसलिए जुडिशरी भी थोड़ा सा इंटरवेन करने से सोचती है। अकाउंटेबिलिटी की कमी है, इसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कही गई, कहा गया कि देखो 4 वीक की डेडलाइन होनी चाहिए, कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ है केस है उसको तुरंत जो है रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, मिसयूज़ ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। अगर डिसीजन डिफेक्शन पे होता है ये 4 वीक पीरियड के अंदर आपका होना चाहिए, और जो भी मेंबर है उसको जो भी पोजीशन उसने होल्ड किया उसको हटाना चाहिए उसके, है ना, एक बार जब डिसाइड हो गया। ट्रांसपेरेंसी विप में आपकी होनी चाहिए, पब्लिक नोटिस फॉर पार्टी विप इज़ प्रपोज्ड, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पब्लिक नोटिस भी होना चाहिए जिसको सब लोग एक्सेस भी कर सकें। और है ना, ये एक चीज़ कही गई। फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंस्टेड ऑफ, मतलब कई जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंस्टेड ऑफ स्पीकर इज एक्टिंग एज अ ट्रिब्यूनल इट्स बेटर, सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सेपरेट ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। इससे क्या है कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट को ट्रिब्यूनल के कंटेक्स्ट में इंटरफेयर करना तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे अगर स्पीकर कोई डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट को इंटरफेयर करने में थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं, मतलब एक रहता है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल है तो जो ऑनरेबल स्पीकर भी हैं तो वो भी अपनी इंटीग्रिटी को, पार्लियामेंट्री इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं। कई सारी जो कमेटी है उनकी रिपोर्ट भी है, तो उस रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में सर्टन रिकमेंडेशन को भी इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी और जो
ट्रांसपेरेंसी है स्पीकर के एक्शन के प्रति, उसको भी इंक्रीज़ करना जो है वो ज़रूरी है। एंड इंटीग्रिटी जो है लेजिस्लेटिव प्रोसेस का, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल बायसनेस नहीं होना चाहिए, ये भी देखना। देखो पॉलिटिकल बायसनेस जो है वो देखने को भी काफ़ी मिलता है कई बार, क्योंकि देखो स्पीकर भी किससे होते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं से होता है, तो वो पॉलिटिकल एफिलिएशन देखने को कई बार मिलता है, तो उसको भी कैसे लिमिट करें इस पर भी नज़र डालने की ज़रूरत है। एंटी डिफेक्शन लॉ एसेंशियल भी है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को, ये शब्द आप याद रखना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब सरकार जो है वो, सरकार की स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी बनी रहे, अभी एक एमएलए यहाँ से वहाँ ऐसा स्विच करेंगे तो एक बार एक आ रहा है, कभी 10 आ रहा है, कभी 15 आ रहा है, तो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ये रहेगा। और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसकी जो इंटीग्रिटी, क्योंकि कोई पर्सन अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होकर आ रहा है और बाद में स्विच कर रहा है, तो वो उसकी कहीं ना कहीं जो इलेक्शन प्रोसेस है उसका भी इंटीग्रिटी अफेक्ट हो रही है, तो उसको मेंटेन करना जो है वो ज़रूरी आपका बन जाता है। अब यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो जो भी अमेंडमेंट हो दैट शुड अलाइन विद द यूनियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव, मतलब जो भी हम डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, तो जहाँ पे अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करने की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ में सर्टेन जो चेंजेस हैं उनको इस प्रोसेस को, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए सर्टेन चेंजेस जो ज़रूरी है, जो हमने डिस्कस किए हैं कि सर्टेन पीरियड में ही डिसीजन मेकिंग स्पीकर और इन सब के होने चाहिए, तो उसको इम्प्लीमेंट जो है वो किया। जब पार्टी लॉयलिटी, इंश्योर पार्टी लॉयलिटी, डेमोक्रेटिक मैंडेट ऑफ वोटर्स, ये सब शब्द कीवर्ड्स आप याद रखना, मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को मेंटेन करके रखना, पार्टी की तरफ जो लॉयलिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, या फिर जो वोटर है उसको राइट, उसको पता होना चाहिए कि ठीक है ये पर्सन है, ये पर्सन इस टिकट से एक आया है और मैं इस पार्टी को जो है वोट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर्सन को वोट कर रहा हूँ, तो वो एक सर्टेन जो चीज़ें हैं वो वोटर को मिली हुई हैं। अब अगर एक बार इलेक्ट होने के बाद कोई भी इंडिविजुअल है वो अगर चला जाए या फिर एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर दो, तो इट इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एज वेल, तो ये थोड़ा सा देखना जरूरी बन जाता है। तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ को दोबारा से एक रिवाइटलाइज करने की ज़रूरत है, और ध्यान में रखना है कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हुए सर्टेन चीज़ें इम्प्लीमेंट हम करें, ऐसा हमको देखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लाइमेट फाइनेंस, ये टॉपिक आपका आता है क्लाइमेट फाइनेंस एंड कार्बन मार्केट। देखो सेशन अगर आप देखते हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, इट विल हार्डली टेक लेस देन 1 सेकंड। आप लाइक बटन प्रेस करो, शेयर करो, और अगर आप ऐप में क्लास देख रहे हो तो उसमें भी जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो 29 देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आपकी होनी है अभी बाकू के अंदर। देखो एक बार होने दो फिर डिस्कस करेंगे, अब आर्टिकल आ रहा है, अब बार बार हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, एक बार हो जाए उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हो जाएगा तो उसमें जो जो पॉइंट्स आए हैं उसका एक एनालिसिस होगा। अभी तो माहौल बना रहेगा कि ठीक है पहले ये हुआ है अब ये होगा, है ना, ये करना चाहिए, ऐसा कुछ सजेशन वाली चीज़ें होती हैं जो इतनी हेल्पफुल नहीं होती, बट एक बार हो जाएगा तो जो भी हुआ है और जो होना चाहिए उस पर डिस्कशन हो सकता है। अब यहाँ पे अभी क्लाइमेट फाइनेंस और कार्बन मार्केट पे बातचीत हो रही है। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब ये हो गया कि जो भी आपका सपोज करो क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट है, तो कैसे उस इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जाए, उस इम्पैक्ट के प्रति अडाप्ट किया जाए। तो मिटिगेशन और अडाप्टेशन से रिलेटेड जो पैसा है वो एक प्रकार से अवेलेबल रहे, मतलब वो रीच करे वो, क्योंकि खासतौर से जो जिम्मेदारी है वो डेवलप्ड देशों की है, तो डेवलप्ड देश और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करें। तो ये एक डिस्कशन होगा। कार्बन मार्केट की बात की गई है, कार्बन मार्केट जैसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात की जाती है, जिसमें सर्टेन कार्बन क्रेडिट्स को खरीदा बेचने की बात की जा रही है, कि जो लोग मान लो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो वो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, या रिन्यूएबल एनर्जी या दूसरे ऐसे क्लाइमेट या एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, और वो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के कंटेक्स्ट में स्टेप ले रहे हैं। कार्बन एमिशन या कार्बन एमिशन रिड्यूस हो रहा है, आपका रिड्यूस हो रहा है। कार्बन का जो एक प्रकार से एक तरीके से जो कार्बन जो भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जो कार्बन एमिशन आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है उसमें भी रिडक्शन के लिए कदम उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इफ़ दैट इज़ द केस, इस केस के अंदर जो उन्हें वो जो कार्बन क्रेडिट गेन करते हैं उसका खरीदना या बेचना, ये जो प्रोसेस कार्बन मार्केट के अंदर आपका होता है। तो इस चीज़ पर भी डिस्कशन आपका होगा कि किस बेसिस में किया जाए, खासतौर से कार्बन मार्केट के गाइडलाइंस उसको कैसे रन करना है, इस पर भी चर्चा आपकी होगी। एक बार हो जाए फिर आपको वी विल डिस्कस फर्दर। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जैसे मान लो मैंने आप कार्बन क्रेडिट बताऊँ, जैसे कोई कंपनी ए है दूसरी बी है, टारगेट ये कि 100 यूनिट से ज़्यादा आपको नहीं, जो मान लो 100 टन से ज़्यादा आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करनी है। अब इसने 110 कर दी और इसने 90 कर दी, तो इसने 10 कम की तो 10 को सेल कर सकता है ए को।
तो ये जो है 10 ये कार्बन क्रेडिट होगा। तो ये प्रोसेस होगा। तो जिसने भी अपने टारगेट कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए कदम उठाए हैं तो उस प्रोसेस में उसको बेनिफिट हो, ऐसा मैकेनिज्म कार्बन मार्केट के तहत हमें लेकर आना है और उसके लिए हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कई चीज़ें जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना, इकोसिस्टम कंजर्वेशन के लिए कदम उठाना, कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, उस पर मतलब व्यापार कैसे किया जाता है, खरीदना बेचना कैसे किया जाता है, ये देखना, कार्बन क्रेडिट का वेरिफिकेशन देखना कि ऐसा ना हो कि कुछ भी करके और कार्बन क्रेडिट जनरेट करके और पैसा कमाए जा रहे हैं, तो ये भी देखना है और कुछ सर्टेन कंसर्न भी है, उसको भी देखना जरूरी है। हम अपने गोल को रीच करें, 50% जो इलेक्ट्रिसिटी हम नॉन फॉसिल सोर्सेज से मतलब बिना कोल के हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं बाय 2030, तो उस पर हमें काम करना है। उसके अलावा हम फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट को हम डेवलप करना चाहते हैं। फिर कई सारे जो लाइक कार्बन क्रेडिट जनरेट हो सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के तहत, वो कई सारे फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट पे जो है पैसा लगा के और फिर जो कार्बन क्रेडिट है वो आपका जनरेट हो सकता है उनके लिए। इंडिया की आयरन स्टील इंडस्ट्री है, उसे भी अपना एमिशन इंटेंसिटी को बाय 2025 तक रीच करना है, क्योंकि कई सारे जो जैसे यूरोपियन यूनियन है उनका भी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, तो वो भी सर्टेन टारगेट जो है उन्होंने रखा हुआ है। अब उसमें अगर कोई भी मान लो भारत की भी आयरन स्टील इंडस्ट्री में बहुत अधिक कार्बन एमिशन हो रहा है तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ेंगी, खासतौर से यूरोपियन यूनियन की बात किया जाए, अगर वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वो टैक्स इंपोज करेंगे अंडर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिससे हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे महंगे होंगे और हमें कहीं ना कहीं मार्केट एक्सेस भी उससे काफ़ी अधिक आपका अफेक्ट होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा की जाएगी जो बाकू का भी सबमिट आपकी होनी है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, फटाफट इसको रिवाइज कर लेना। तो इस पर अभी चर्चा कार्बन मार्केट क्लाइमेट फाइनेंस पे है और इसमें स्पेसिफिकली चर्चा की गई आर्टिकल 6 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, इस पर काफ़ी चर्चा है जो कि रिलेटेड है कार्बन जिससे हम डायरेक्टली कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग से लिंक कर सकते हैं। क्लाइमेट एक्शन के लिए इंसेंटिव की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी, इकोसिस्टम कंजर्वेशन, इनके प्रति अगर कोई कदम उठाया जाता है तो सर्टेन इंसेंटिव जो है वो एक प्रकार से ऑफर करना। वेरिफिकेशन चैलेंजेस है कि है ना कि आपके कार्बन क्रेडिट जो एक तरीके से जनरेट हो रहे हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर पे होने चाहिए। भारत का कमिटमेंट देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना, एमिशन स्टैंडर्ड्स डेवलप करना, जो नॉन फॉसिल मतलब कोल के अलावा हम जो जैसे मान लो हाइड्रो पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसके माध्यम से अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करें। और प्राइवेट सेक्टर में फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं कि कई सारे फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट में अगर वो प्राइवेट सेक्टर अगर सपोज पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस केस में भी कार्बन क्रेडिट उनके लिए जनरेट आपका होगा। फिर कार्बन मार्केट इनिशिएशन भी कई जो है उसके लिए भी कदम उठाना। तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म ट्रामी जो है ये आपका आया है फिलीपींस के अंदर। ट्रॉपिकल साइक्लोन पर हमने काफ़ी सारी चर्चा ऑलरेडी कर रखी है, तो इस पर कुछ पॉइंट्स और भी मैं ऐड किए दे रहा हूँ। तो ये ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए बनता है। तो यहाँ पे देखते हैं है ट्रॉपिकल स्टॉर्म, शायद मैंने टॉपिक आज लिस्टिंग में डाला नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पे दो नाम है, एक तो ट्रामी, क्रिस्टीन है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो अपना एक नाम दे देगा और फिर फिलीपींस का वो अलग अपना नाम दे देता है, इस टाइप से। तो जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म ट्रामी है, तो एक चीज़ पे तो आप सभी को पता है कि जो भी साइक्लोन बनते हैं तो अगर आप साइक्लोन की बात करो, सपोज करो कि जो भी साइक्लोन आपके बनेंगे वो ट्रॉपिकल कंडीशंस में जो बनते हैं ना, जैसे जिन्हें लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का कंटिन्यूस सप्लाई, तो यहाँ पे अगर ये देखोगे तो यहाँ पे है ना, मतलब ये 23.5 डिग्री यहाँ है, 23.5 डिग्री यहाँ है, ठीक है। तो ये 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इस कंडीशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके बनते हैं। और सपोज करो कि जो आपके पैसिफिक ओशियंस के अंदर बन रहे हैं, खासतौर से वेस्टर्न की हम बात करें तो वहाँ पे उन्हें हम टाइफून शब्द उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स जो होते हैं उनके फॉर्मेशन में जो है फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फिलीपींस के अंदर ये स्टॉर्म आपका आया है जिसका नाम आपका क्रिस्टीन या फिर ट्रामी शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। और ये भी इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, काफ़ी बड़ी है और ये साउथ चाइना सी रीजन तक रीच करके फिलीपींस को भी इसने काफ़ी हद तक अफेक्ट आपका किया है एक तरीके से, क्योंकि एक जो इसकी इम्पैक्ट है वो काफ़ी ह्यूज भी रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो देखो ये सब कोई नहीं पूछता है क्या इम्पैक्ट रहा और ये सारा, बट हाँ आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। पहले लो प्रेशर क्रिएट होता है, फिर धीरे धीरे कैसे इंटेंसिफाइड हो रहा है, कैसे साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले तो कोई भी साइक्लोन बनता है तो उसे 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर चाहिए, तो वो आपका अवेलेबल है। लैटीट्यूड है लगभग 0 से 5 डिग्री के बीच में नहीं बनते जनरली साइक्लोन, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट नहीं होता, उसके बियॉन्ड बनते हैं, तो ये ध्यान में रखना है।
फिर आपके वीक वर्टिकल विंड शेयर, ये भी स्टॉर्म फॉर्मेशन के लिए चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि अगर विंड शेयर सपोज करो बहुत हाई है उस केस के अंदर, है ना, तो उस कंसिड्रेशन में भी साइक्लोन फॉर्मेशन का इम्पैक्ट बहुत अफेक्ट होता है। फिर यहाँ पे जैसे लाइक लो लेवल डिस्टर्बेंस ओवर ओशन वाटर, ये भी चाहिए। लो लेवल डिस्टर्बेंस का मतलब जैसे सूरज की रोशनी पड़ रही है, इवापोरेशन हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, विंड जो है वो विंड बहुत ही वर्टिकली मूव नहीं कर रही है, तो ये कंडीशंस आपको चाहिए होती हैं। कई फॉर्मेशन थ्योरीज की बात करें तो एक तो ये है जिसे हम अनस्टेबल एयर मासेस बोलते हैं, और फ्रंटल थ्योरी है। अनस्टेबल एयर मासेस जैसे नॉर्मली ट्रॉपिकल साइक्लोन से जुड़ी हुई हैं। हाँ, सूरज की रोशनी जब पानी में पड़ेगी, पानी वेपर में बनेगा, वेपर से जो है धीरे धीरे वेपर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर वो हीट रिलीज करेगा बिकॉज ऑफ द नॉर्मल लैप्स रेट। ये सब बता रखा है मैंने कई बार। तो नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से वो जो मतलब बिकॉज जो वाटर वेपर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर हीट रिलीज होगी, लो प्रेशर क्रिएट होगा, और मास ऑफ एयर कई बार अनस्टेबल होगी, है ना। तो दिस इज बेसिकली थ्योरी इज लिंक्ड विथ अनस्टेबल जो एयर मास थ्योरी है, इट इज़ लिंक्ड विथ बेसिकली it is basically linked with what we call it as tropical cyclone formation. Frontal theory और temperate cyclones formation से related है, जहाँ पे नीचे साइड से सब ट्रॉपिकल एयर मास, ऊपर साइड से पोलर एयर मास, आपका ठंडा पोलर एयर मास आ रहा है, और ठीक है, ठंडा पोलर एयर मास आ रहा है। देखो ऐसे टॉपिक पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अब जो नए लोग हैं, ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़े, हो सकता है ये उनको यूनिक लगेगा, अरे क्या पढ़ रहे। अब मैं देखो बहुत ही अगर बेसिक पे चला जाऊंगा तो फिर उस सेशन का पर्पस रिड्यूस हो जाएगा, कि फिर आप समझ सकते हो कि फिर वो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। कोई क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनली यहाँ पे बता सकते हो, ये जो नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो पोलर एयर मास और सब ट्रॉपिकल एयर मास साथ में मिलकर कंडीशन जो है वो अराइज होती हैं, क्योंकि पोलर एयर मास कोल्ड एयर मास है, नीचे साइड से सब ट्रॉपिकल आ रहा है, तो वो आपका वार्म एयर मास है, तो वो कंडीशंस क्रिएट होती हैं। उस कंडीशन के कंटेक्स्ट में अगर बात किया जाए कि ये जो एयर मास है वो टेम्परेट साइक्लोन फॉर्मेशन को एक तरीके से लाइक रिस्पॉन्सिबल आपका होता है। तो यहाँ पे फिर आपका एयर मूव करता है टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि सेंटर की तरफ लो प्रेशर होता है, हाईली इंटेंसिफाइड। जैसे मान लो स्विमिंग पूल है, उसका अगर आपने एक छेद खोल दिया, यहाँ से पानी निकलता, तो पानी पूरा का पूरा उसी की तरफ जाएगा। ऐसे ही लो प्रेशर होता है, वो छेद आप लो प्रेशर की तरह आप इमेजिन करो, और पानी जो है जो उस छेद की तरफ जा रहा है उसको आप मानो कि हवाएं जो हाई प्रेशर में है वो लो प्रेशर की तरफ आपकी जा रही हैं, ठीक है। तो ये साइक्लोन बनते ही आपका नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, बे ऑफ बंगाल, साउथ पैसिफिक इन रीजन के अंदर है। सीजन देखो अटलांटिक में जुलाई से अक्टूबर में, वेस्टर्न पैसिफिक में मई से नवंबर में, साउथ और इंडियन ओशन रीजन में दिसंबर टू अप्रैल के अंदर कई साइक्लोन्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लूजन साउथ अटलांटिक ओशन में नहीं आता, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में साइक्लोन्स नहीं बनते। कमेंट सेक्शन बताओ क्यों नहीं बनते, देखना एक बार रीड करना। और विद इन 5 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर में नहीं बनते बिकॉज ऑफ द कोरिलेसिस फोर्स आपका नहीं होता, जिससे विंड की वर्लिंग होती है। उसके बाद मूवमेंट पैटर्न देखो तो वेस्ट से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव होता है। साउथ चाइना सी में नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूवमेंट आपका होता है बिकॉज जो विंड पैटर्न है उसकी वजह से, और है ना। तो ये एक ओशनिक फेनोमेना है, मतलब जो समुद्र है उसका ये फेनोमेना आपका है, ठीक है। तो ये सब मैंने इंक्लूड कर लिया। देखो ये कोई नहीं पूछेगा क्योंकि है ना कि आपसे बताओ ट्रामी के बारे में बताओ, ऐसा नहीं, आपको आइडिया होना चाहिए सारे साइक्लोन से रिलेटेड हाई लेवल के ये आपके ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये सारे आप रीड कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं सीवर बजट क्राइसिस स्पार्क कंसर्न और फ्यूचर ऑफ ह्यूमन लेड क्लाइमेट डायलॉग्स। अब ये भी एक है, बजट डेफिसिट है, पैसों की कमी है। अब ये फिर वही बाकू वाला ही पॉइंट आ गया, इसको आप चाहो तो रीड कर लेना, है ना। मैंने फिर कहा क्योंकि देखो अभी जब तक ये नहीं होगी सबमिट, इस पर आर्टिकल्स आएंगे। तो यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क है रिलेटेड विथ क्लाइमेट चेंज है, तो इसमें कहा गया कि बजट शॉर्टफॉल है, क्योंकि डेवलप्ड देश हैं, डेवलप्ड देश को पैसा देना है मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन पर्पस के लिए, लॉस एंड डैमेज फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए देने की ज़रूरत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना भी कमी है। तो यहाँ पे जैसे यूएस और चाइना है, अपना जो पेमेंट ऑब्लिगेशन उसको उन्होंने मीट नहीं किया है, ये भी एक है। तो ये फिर कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर पैसे नहीं होंगे ना इवेंट हो पाएगा ना बाकी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो फंडिंग स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसमें एक होता है वॉलंटरी, एक होता है ऑब्लिगेटरी। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है वॉलंटरी डोनेशन है, थोड़ा बहुत जो अपने मन से दे दिया। जो ऑब्लिगेटरी होना चाहिए कि सबको देना ही है, वो उस पर आप कह सकते हैं कि पैसा इतना कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा तो उसको करने की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो तो वर्स्ट पेमेंट डिले यूएनएफसीसी हिस्ट्री के अंदर अभी जो भी टेंशन चल रहा है वो भी इसके लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एंड ये जो फंडिंग गैप है ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एफर्ट को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। एग्रीकल्चर ऑप्शनल बुक 1 नवंबर से नया बैच शुरू हो जाएगा, इसका हिस्सा जरूर से बनना है। आपका जनवरी 1st-2nd वीक के अंदर जो है
है, आप अच्छा कर सकते हो, मतलब आपका ऑप्शनल खत्म हो जाएगा, आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स आप देख लो, जो अपडेटेड बैच है उसके नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे, नोट्स रहेंगे और भी जो भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल रहेंगी, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। तो इसको ज़रूर से जुड़ना है। ये नंबर है, कोई क्वेरी है तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ऐसे का कोर्स चल रहा है, इसको भी लिखते रहो, 250 नंबर हो गया। उसके बाद ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, इसमें मैंने स्टडी मटेरियल बता दिया, आपको मिलेंगे प्रीलिम्स के बढ़िया लगभग 1000 पेज के ऊपर प्रीलिम्स का कंटेंट मिलेगा। इस मंडे को हमारा 4th टेस्ट शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट देना, टोटल 30 टेस्ट होंगे और 10 फुल लेंथ टेस्ट भी इस पर इंक्लूडेड है। देते रहना, कंटेंट जो मिले वो आप रिवाइज करते रहना। कोई भी कोर्स जुड़ना है saurabh.pandey.upsc.com से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल कोर्सेज में जाके। ये करंट अफेयर का कोर्स है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, बाकी सारा आप देख लो। एथिक्स इंटीग्रिटी भी आप कंप्लीट कर लेना। कुछ वीडियोस बचे हैं, ये सब मैं अपलोड कर दूंगा और इस सेशन का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आज का ऐसे टॉपिक, क्योंकि सैटरडे को आपका ऐसे टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपको ऐसे लिखना है, इवेल्युएशन कराना है, तो ऐसे वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी विल टेक अस टू यूनिवर्स एंड यूनिवर्स विल टेक अस टू नोवेयर। लिखना, 1000 शब्द लिखना, लिखने की आदत होनी चाहिए और लिखो। देखो 250 नंबर बहुत होता है, अभी मेहनत कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। कोई क्वेरी है तो जरूर से बताएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।